गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों को मॉडल्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। पहले तो आप ये समझिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो बड़ा सिंपल सा केस है बच्चों। जब एक कंट्री का कोई भी इंडिविजुअल, बिजनेसमैन, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तब आप उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आई रिपीट अगेन, जब किसी एक कंट्री का इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या सरकार किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है, तो उसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं ना बच्चों, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। अब सबसे पहली बात थोड़ा सा मैं आपको यहां बता दूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है। तो बहुत ही सिंपल सा केस होता है बच्चों कि डेवलपिंग इकोनॉमी में जो डिफिशिएंसी इन कैपिटल होता है, यानी जितना कैपिटल हमें चाहिए, जितना फंड हमें चाहिए, उतना फंड हमारे पास होता नहीं है। देखिए, फंड के लिए तो दो ही सोर्सेज हैं। एक तो आपका डोमेस्टिक सेविंग, ठीक है, या फिर कर्ज लेना, कहीं से कर्ज लेना, या तो आप इंटरनल कर्ज लीजिए या फिर एक्सटर्नल कर्ज लीजिए। यदि आप एक्सटर्नल कर्ज लेते हैं जैसे कि IMF से, वर्ल्ड बैंक से, तो यह आपको उससे इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। एक तीसरा भी तरीका होता है जो आप किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट करें कि भैया आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट करिए, और उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी तो चलती रहेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो उस केस में फॉरेन इन्वेस्टर्स, जैसे जिस कंट्री में लोगों के पास फंड ज़्यादा है, वो लोग आपके पास आते हैं और आपकी कंट्री में, और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनका पहले तो वो उस कंट्री का एनवायरनमेंट देखती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता है, क्योंकि पिछले मुझे लगता है कि 30 सालों से कंटिन्यूसली वहाँ पे वार चल रहा है। तो वहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है। पता नहीं कब कौन सी गवर्नमेंट आ जाए और कहे कि भैया आप यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट हटाइए, या फिर जब्त भी कर सकती है। एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए कि आप उस परिवार को लोन देना चाहेंगे जिसका मालिक ही डिसाइडेड नहीं है। मतलब परिवार का मालिक आपसे लोन लेता है, आपसे कर्जा लेता है कुछ ज़मीन खरीदने के लिए या ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और दूसरे साल मालिक कोई और हो जाता है और मालिक कहे कि नहीं, हमने आपसे कर्जा नहीं लिया है, तो आप क्या करेंगे। तो उस तरह के, मतलब जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर्स, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, वहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है बच्चों, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक कंट्री का इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग प्रॉफिट इन फ्यूचर, तो उसे आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों, ठीक है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसे आप FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उससे आप FDI कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है ना बच्चों, बेसिकली एक तरह का फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। मान लेते हैं कि UK की कोई भी कंपनी यहाँ पे प्लांट लगाती है, कोई फैक्ट्री लगाती है, तो आप उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
एक इसका डेफिनेशन इस तरीके से आप सुन लीजिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब भी कोई इन्वेस्टर्स किसी एक कंट्री का इन्वेस्टर दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट इस तरीके से करता है कि वहाँ उसके मैनेजमेंट पे पूरा उसका कंट्रोल हो। वहाँ उसके मैनेजमेंट का क्या मतलब है, यानी जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहा है, जिस कंट्री में भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उस और जिसमें भी वो इन्वेस्ट कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में उसका कंट्रोल होता है, तो उसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है बच्चों, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, आपके सामने है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आर फिजिकल इन्वेस्टमेंट एंड परचेज मेड बाय कंपनी in foreign country, typically through the establishment of plant and purchase of building, machines, factory and other equipment। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली एक तरह का फिजिकल इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक कंट्री का इन्वेस्टर या गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे कंट्री में जा कर के वहाँ फैक्ट्री लगाती है, वहाँ डैम बनाती हैं, वहाँ पे बिजली की फैक्ट्री लगाती है और उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ इस्टेब्लिश कर रहा है उसका उस पर पूरा अधिकार होता है, उसके मैनेजमेंट पे पूरा कंट्रोल होता है। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ गए आप? आगे देखिए, अब इस तरह के देख सकते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई जो है बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे इसका पॉपुलैरिटी का ये मतलब होता है कि जब भी कोई कंपनी, बाहर की कंपनी इंडिया में आती है तो इंडिया का एक तो पहले वहाँ पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा फैक्ट्री लगती है तो लोगों को जॉब मिलेगा, डायरेक्ट जॉब मिलता है, और कुछ लोगों को इनडायरेक्ट जॉब भी मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया में कोई कंपनी आती है और यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाती है बच्चों, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाती है बच्चों, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाती है, ठीक है, ये बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाती है, बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाती है। तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो जॉब मिला ही मिला है, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो जॉब मिला ही मिला है, बाकी इसको भी सप्लायर होते हैं, इसके भी सप्लायर होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल के सप्लायर है या फिर आपके पास जो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर इसके आसपास भी बहुत छोटी छोटी जो सप्लायर होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, यहाँ अंदर तो नहीं पर वेंडर्स होते हैं, उनको यहाँ पे इनडायरेक्टली जॉब मिलती है बच्चों। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अपने गुड़गांव में जो मारुति की फैक्ट्री है बच्चों, अपने गुड़गांव में जो मारुति की फैक्ट्री है वो फैक्ट्री है, बट उसके आसपास आपने देखा होगा कितने छोटे कंपनियां बैठी हुई है वहाँ पे, कितने छोटे प्लांट्स लोगों ने लगाया हुआ है। तो मारुति फैक्ट्री में जॉब करने वाले लोगों के पास तो जॉब है ही, नो डाउट, लेकिन उससे इनडायरेक्टली जैसे कोई स्टीयरिंग व्हील बना रहा है, कोई सीट कवर बना रहा है, कोई टायर बना रहा है, इस तरह का बहुत सारा काम होता है उसमें, कोई क्लच वायर बना रहा है, और ये सारे लोग मारुति को सप्लाई करते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर तरह का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है बच्चों, बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट होता है और इसको बहुत से लोग इसको पसंद करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि दिस इज वेरी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट बच्चों, ठीक है। और यहां पे एक और चीज आप देख सकते हैं बच्चों कि कॉरपोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बाय स्टेक। अब ये तो था आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब हम आपको इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझा रहे हैं बच्चों। इसे आप FII भी कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अभी हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट समझाया आपको, अब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या है पता है आपको? देखिए यहाँ पे ये जब भी किसी
किसी कंट्री का इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है, यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो उसे आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस की कंपनी गूगल इंडिया के स्टॉक मार्केट में या इंडिया के रिलायंस जियो के शेयर खरीदती है, तब आप उसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे दो बातें अभी क्लियर हुई आप लोगों को कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो मॉडल्स हैं बच्चों। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो मॉडल्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप देख सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दो मॉडल्स हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कोई बाहर की कंट्री जो है, कंट्री का इन्वेस्टर्स इंडिया में जो इन्वेस्ट करता है इस तरीके से इन्वेस्ट करता है कि उसके उस इन्वेस्टमेंट के मैनेजमेंट पे पूरा हक होता है, पूरा अधिकार होता है, तब उसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन जब किसी कंट्री का इन्वेस्टर या ऑर्गेनाइजेशन किसी फाइनेंशियल एसेट्स यानी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें सिर्फ उसका प्रॉफिट पे ही वो रहता है, प्रॉफिट पे ही नज़र रहती है कि हमें कितना प्रॉफिट कमाना है। मैनेजमेंट का उस पर कोई अधिकार, मैनेजमेंट पे उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तो उसे आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप कहते हैं। इससे ही आप आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो है जनरली ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना होने चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी के जीवन को अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। ये तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पे, अब थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं बच्चों कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो अभी जिस तरीके से मैंने बताया कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इस तरीके से इन्वेस्ट करती है कि उसके मैनेजमेंट पे उसका पूरा अधिकार होता है, और ये जनरली फिजिकल इन नेचर होता है बच्चों। ये होता है फिजिकल इन नेचर, ठीक है। और ये आपके पोर्टफोलियो यानी एफपीआई से अलग होता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट एक ही होता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को पीछे बताया ना, आप इसको एफपीआई भी कह सकते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि वो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करता है बच्चों, क्योंकि वो आप पोर्टफोलियो में यानी किसी स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इस तरह से इन्वेस्ट करता है। इसे आप उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि ये जो है फिजिकल इन नेचर होता है, अनलाइक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे जो है बच्चों, जो इन्वेस्टर है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है, वो उस कंपनी के, उस बिजनेस के, जो भी वहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, डे टू डे अफेयर में इन्वॉल्व रहता है बच्चों, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अभी जिस तरीके से बताया था कि जो एफडीआई है वो बेसिकली फीचर है ओपन इकोनॉमी की। जब इकोनॉमी ओपन होती है, अब यहाँ पे ओपन एंड क्लोज इकोनॉमी क्या है? ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसका कि वर्ल्ड के साथ पॉलिटिकल एज वेल एज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है। आई रिपीट अगेन, ओपन इकोनॉमी आर दोज इकोनॉमी हु हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसी इकोनॉमी जिसे आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल रिलेशन भी होता है, उसे आप उसे आप ओपन इकोनॉमी कहते हैं बच्चों। क्लोज इकोनॉमी क्या होता है? यानी यहां पे मैं आपको बता दूं बच्चों कि एक इकोनॉमी है बच्चों, ये देखिए इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के साथ
यहाँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये इसके साथ रिलेशनशिप है, यहाँ पे इसके साथ रिलेशनशिप है, मतलब ये एक्सपोर्ट करता है इधर और इंपोर्ट भी करता है इधर, है ना बच्चों, इंपोर्ट भी करता है, तो इसे आप ओपन इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओपन इकोनॉमी। लेकिन यदि किसी इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कुछ लेना देना नहीं है, ना ही एक्सपोर्ट होता है, ना ही इंपोर्ट होता है, ना ही इन्वेस्टमेंट होता है, तो किसी तरह का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पॉलिटिकल रिलेशन हो, तो उसे आप क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। और अपनी इकोनॉमी तो हमेशा से ओपन टाइप इकोनॉमी रही है, लेकिन इंडिया में 1991 के पहले मोर और लेस इट वाज क्लोज इकोनॉमी। बहुत इसेंशियल चीज़ें ही हम इंपोर्ट करते थे, हालांकि इसको क्लोज इकोनॉमी नहीं बोला जाएगा, बट इट वाज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द क्लोज इकोनॉमी। क्लियर है बच्चों? अब इस तरीके से देखिए बच्चों, तो एफडीआई जो होता है बेसिकली इट इज़ द फिनोमिना ऑफ द व्हाट, क्या होता है बच्चों? ओपन इकोनॉमी का फिनोमिना होता है। और इससे क्या होता है, जब भी कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, तो उससे एक तो हमारे वर्कर्स को जॉब मिलती है, हमारे लोगों को जॉब मिलती है, जॉब मिलने से उनकी इनकम बढ़ती है, इनकम, और दूसरी चीज़ वो नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं आपके पास, क्योंकि वो इन्वेस्ट आपके यहाँ तभी करेगा जब उसके पास बेटर टेक्निक होगा, तो आपको एक टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट भी बनाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और इस तरीके से, और जिस तरीके से मैंने बताया कि आपको टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के गुड सिखाता है, टेक्नोलॉजी भी आता है आपके पास। ठीक है बच्चों। और द की फीचर ऑफ एफडीआई इज द स्टैब्लिश ईदर अफेक्टिव कंट्रोल। अभी हमने आपको बता दिया था, इसमें अब आगे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये आपको अफेक्टिव कंट्रोल भी करता है बच्चों। आगे देखिए प्लीज, इसको पढ़िए। एफडीआई कैन बी मेड इन वेराइटी ऑफ वेज सच एज, अभी आपको सब बता दिया था कि एस्टैब्लिशिंग अ सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी इन अदर कंट्री, और इंश्योरिंग अ मर्जर और ज्वाइंट वेंचर। अब ये चीजें आपको समझनी है। कह रहे कि एफडीआई जो है अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। पहला उन्होंने बोला है क्या, अपनी सब्सिडरी बनाना। मान लेते हैं कि यहाँ पे यूएस में गूगल जो है यूएस में है बच्चों, या आईफोन ले लीजिए बच्चों, आईफोन है, आईफोन आपकी यूएस की कंपनी है ना बच्चों, यूएसए की कंपनी है। अब इंडिया में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई आईफोन बनाने की, तो भी उसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे वो फैक्ट्री भी लगा सकते हैं बच्चों, फैक्ट्री भी लगा सकते हैं वो करने के लिए। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मोस्ट ट्रस्टेड फ़ोन है उसके साथ वो कोलैबोरेट कर सकते हैं बच्चों, तो वो उसके साथ अपना कोलैबोरेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट भी कर सकते हैं बच्चों। यानी जो कंपनी है यहाँ पे उनके साथ वो कोऑपरेट भी कर, वो आपके पास कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं बच्चों। जिस तरीके से यहाँ पे लिखा है बच्चों कि यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर भी कर सकते हैं और वो मर्जर भी कर सकते हैं किसी फर्म के साथ, वो मिल करके अपना नाम, उनका भी नाम हो सकता है। जैसे एक इंडिया में एक इंश्योरेंस कंपनी से इफ्को टोक्यो, इफ्को इंडिया की कंपनी और टोक्यो जापान की, तो दोनों मिलकर के इफ्को टोक्यो बनाया उन्होंने। तो एक तरह के आप एसोसिएशन है, ज्वाइंट वेंचर है ये। ठीक है बच्चों। और जिससे आप मर्जर की यदि बात करें तो मर्जर में कोक अपने यहाँ आई, 1994 में इंडिया में कोको कोला की कंपनी आई, और यहाँ के जितनी छोटे छोटे फॉर्म्स थे, जैसे कैंपा कोला था, माजा था, उनको उन्होंने खरीद लिया और अपना नाम लिख दिया। तो वो इस तरीके से मर्ज हो गए वहाँ पे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये भी हुआ, लेकिन इस तरह के मर्जर। तो अलग अलग तरीके हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के, अलग अलग तरीके हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख ले जाए कि
इसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं बच्चों, कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एफडीआई को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब फॉरेन की कंपनी आपकी कंट्री में तभी इन्वेस्ट करेगी जब पॉलिसी उसके फेवरेबल हो। इसे मैंने शुरू में आप लोगों को अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया था, याद है बच्चों, कि वहाँ पे सिचुएशन ऐसी नहीं है कि कोई इन्वेस्ट कर पाए। कंटिन्यूसली वार चलता रहता है, कभी वो हारता है तो कभी वो हारता है, कभी तालिबान ने टेक ओवर कर लिया तो कभी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कर दिया, कभी यूएसएसआर के सपोर्ट से गवर्नमेंट बन जाती है, तो और पाकिस्तान उसमें दखल करता रहता है। तो इस तरीके से पहली बात कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे, लॉफुल गवर्नमेंट होना चाहिए, और दूसरी चीज जब लॉफुल गवर्नमेंट होगी, जब स्टेबल होगी, तभी वहां पॉलिसी मैटर करता है। जैसे इंडिया में एक डेमोक्रेटिक कंट्री, और मतलब पिछले जब से हमारा 1947 से हमने संभाला है अपने हाथों में, इक्का दुक्का छोटा छोटा उसकी बात के बाद हम कंटिन्यूसली हम डेमोक्रेटिक कंट्री रहे हैं, और हमारा यहाँ पे जो गवर्न होता है वो लॉ गवर्न करती है किसी भी इवेंट्स को। ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है तो उनके लिए अलग रूल है और हम आम आदमी है तो हमारे लिए अलग रूल है, सबके लिए रूल हमारे यहाँ बराबर है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, तो यहाँ पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब सरकार की पॉलिसी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो जो बाहर का इन्वेस्टर्स जो यहाँ आ रहा है फील करे कि वो सेफ है, उसका इन्वेस्टमेंट सेफ है। ठीक है बच्चों, एंट्री, ऑपरेशन, फंक्शनिंग रूल, मर्जर, एक्विजिशन एंड कंपटीशन। अब यहाँ पे बात आती है कि जो एंट्री रूल किस तरीके से है। ऐसा नहीं कि सरकार ने, कोई बाहर की कंपनी आ रहा है, सरकार इतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगा दे, और ऐसा नहीं भी होना चाहिए कि यदि डोमेस्टिक कोई कंपनी है तो उसके लिए अलग रूल है और फॉरेन की कंपनी तो उसके लिए अलग रूल है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो बाहर की कंट्री की कंपनी या बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ये जो रूल्स हैं, जो भी मर्जर के रूल है, एसोसिएशन के रूल है, मर्जर एंड एक्विजिशन के रूल है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब लॉ में होना चाहिए, सारी चीज़ ट्रांसपेरेंट में होना चाहिए, और फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगे कि हमारा यहाँ इन्वेस्ट करना सेफ है, हमारा पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा, तभी वो इन्वेस्ट करेगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल, अभी हमने बता दिया, यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं रहा, सोशल स्टेबिलिटी नहीं रहा, तो कोई आपके यहाँ, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेगा बच्चों। ठीक है, फॉरेन एफिलिएट्स, हाँ ये भी है बच्चों। अब मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप चाइना जो है तिब्बत को अक्वायर कर लिया, उसको हड़प लिया उसने, तो बहुत दिन तक हमारे कंट्री इंडिया या फिर वर्ल्ड के और भी बहुत से कंट्री तिब्बत को अलग स्टेट ही अलग कंट्री ही मानते थे। तो जैसे मैं उसको अलग कंट्री मानता हूं और उस पर किसी दूसरे का हक है, चाइना अपने ऊपर हक समझता है, तो कोई भी इन्वेस्टर्स वहाँ इन्वेस्ट करने नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पे चाइना की चलती है, वहाँ पे चाइना की चलती है बच्चों, तो जनरली वहाँ लोग इन्वेस्ट करने नहीं जाएंगे। सिमिलरली जैसे अफगानिस्तान की ही बात कर लें, तो अफगानिस्तान एक कंट्री है और वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट जब आई तो बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग उसको अभी तक एफिलिएट नहीं कर पा रहे थे, उसको रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि ये जो गवर्नमेंट है वो लॉफुल गवर्नमेंट है कि नहीं है। तो फॉरेन एफिलिएट बहुत ज़रूरी होता है आपको इन्वेस्टमेंट को वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। पॉलिटिक्स ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट ऑन द ग्लोबल स्केल, और एक और चीज़ होता है बच्चों कि बाहर की जो भी कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करने आती है, इंटरनेशनल लेवल पे आपका क्या एग्रीमेंट है। मान लेते हैं कि इंडिया में कोई इन्वेस्टर्स आया और किसी स्टेट में इन्वेस्ट कर रहा है,
तो वहाँ पे कोई अलग गवर्नमेंट आ गई तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है सेफ है कि नहीं है, ये भी आपको उसको समझने की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, इंडिया में केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट वहाँ आता है क्योंकि वहाँ पे लॉफुल गवर्नमेंट है, सब कुछ लॉ के द्वारा गवर्न होता है। ऐसा नहीं कि कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट आ गई तो सबको भगा दिया, सब कुछ सरकारी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आपको यह समझना है कि एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल स्केल क्या है बच्चों, ठीक है, पॉलिटिक्स ऑन ट्रेड क्या है। ट्रेड पॉलिटिक्स का मतलब है कि आप पे कितने टैक्सेस लग रहे हैं, कितना इंपोर्ट टैरिफ लग रहा है, आपको क्या कहते हैं, कितना कोटा है, कितना टैरिफ है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बच्चों। जब भी कोई इन्वेस्टर्स आता है तो ये सारी बातों को पहले एनालिसिस करता है और फिर किसी कंट्री में वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है बच्चों। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, अगेन ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बिना पूछे ही आ गए कि वहाँ प्राइवेट कंपनीज का कोई अलाउड है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद ही कोई गवर्नमेंट वहाँ पहुँचती है। आगे बात करते हैं बच्चों। अब एफडीआई का बेनिफिट क्या है, एफडीआई का क्या बेनिफिट है बच्चों, आप बता सकते हैं बच्चों। वो तो शुरू में बताया था बच्चों कि एक इकोनॉमी की फाइनेंशियल रिसोर्सेज ब्रिंग्स द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू हेल्प द इकोनॉमी टू ग्रो। हमने आपको शुरू में बताया था कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहाँ पे डिफिशियंसी इन कैपिटल होता है, तो जब बाहर से इन्वेस्टमेंट आता है आपके यहाँ तो उस डिफिशियंसी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है, कुछ डिफिशियंसी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकता है। और आप जानते हैं जब इन्वेस्टमेंट आता है तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रोड बनेगा, ब्रिजेस बनेगा, लोगों को जॉब मिलेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी में ग्रोथ होगा। अभी आपको बताया था मैंने कि फिर ये न्यू टेक्नोलॉजी, स्किल्स, नॉलेज, जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा, स्किल्स लेकर के आएगा, नॉलेज लेकर के आएगा, तो इस तरीके से आपकी इकोनॉमी को फायदा होगा बच्चों। ठीक है, अभी हम बताया कि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इकोनॉमीज बिजनेस, कंट्रीज बिजनेस एनवायरमेंट इनटू मोर कॉम्पिटिटिव। अब देखिए एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 1991 के पहले आपको एक स्कूटर खरीदना था तो आप उस टाइम सिर्फ बजाज एलएमएल वेस्पा चलती थी बच्चों, बजाज की और एलएमएल वेस्पा स्कूटर होती थी, और एक स्कूटर आपको खरीदने के लिए आपको 2-2 साल की लाइन लगाना पड़ता था। रीज़न बीइंग, मतलब आपके पास पैसा होते हुए भी आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था। तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया वो लोग एंजॉय कर रहे थे, उनके पास कोई कंपटीशन नहीं था। जो छोटी छोटी गाड़ियां बनाते थे जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, वो लोग उनको बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन 1991 के बाद जब इकोनॉमी की ओपनिंग हुई, या 1991 के पहले वही गंदी टेक्निक राजदूत गाड़ी होती थी हमारे यहाँ, राजदूत, और उन्हीं गाड़ियों को हमें उनके साथ ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। लेकिन जब 1991 के बाद जो ओपनिंग हुई इंडिया में ओपनिंग हुई, बाहर के इन्वेस्टर्स आए, अच्छी टेक्नोलॉजी आने लगी, हीरो होंडा, बजाज की पल्सर और अपाची, ये पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ आ गई और एक से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आई। तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आई तो इनको भी अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी पड़ी। एलएमएल थी गाड़ी या बजाज की गाड़ी थी, पहले सिर्फ स्कूटर बनाते थे, अब ये लोग मोटरसाइकिल में आए, टेक्नोलॉजी बढ़ाई, मतलब पल्सर जैसी गाड़ियाँ भी ये लोग बनाने लगे। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आता है तो आपकी टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंपटीशन भी बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस कम होंगे बच्चों, बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। ठीक है, आपको इनहेंस क्वालिटी अभी हमने बताया आपको बच्चों। अब आपको ये देखना है बच्चों कि बॉटलनेक है, मतलब एफडीआई में किसी भी कंट्री में एफडीआई आने में कौन कौन सी बाधाएं होती हैं,
या क्या ऐसा कंडीशन होता है जिसकी वजह से कोई भी किसी भी कंट्री में एफडीआई कम आता है या फिर ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कौन सी बाधा है किसी उसमें। देखिए प्लीज़, तो आप यहाँ देख सकते हैं निगेटिव इम्पैक्ट। ये देखिए, इट मे हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड कंपनीज। ये तो मेरे अकॉर्डिंगली ये कहने की बात है बच्चों। बाहर की कंपटीशन आ रहा है तो डोमेस्टिक कंपनीज जो है उनको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, आप कंपटीशन के लायक नहीं है तो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। यदि आपका लेवल, आपका उतना लेवल आपका है तो फिर आप कंपीट कीजिए ना। मार्केट कभी खत्म थोड़ी ना होता है, आप कंपीट कीजिए। नेगेटिव इम्पैक्ट का क्या मतलब है? आप अकेले रहेंगे, एंजॉय करेंगे, मोनोपोली एंजॉय करेंगे? नहीं, आपको फेस करना पड़ेगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़े दिन के लिए पड़ता है कि उनका कंपटीशन बढ़ गया, लेकिन वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है बच्चों। ठीक है, सेम चीज़, a small business in a country may not be able to withstand on onslaught of the multinational। अब छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के सामने हो सकता है ना टिक पाए, लेकिन मेरा मानना है कि उनको भी अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सचेंज रेट में वो निगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, आपके यहाँ से बहुत सारा फ्लो आए बाहर की कंट्री का, मतलब आपके फॉरेन एक्सचेंज, चूँकि वो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज तो आएगा ही आएगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा और इस तरीके से एक्सचेंज रेट को भी वो अफेक्ट करेगा बच्चों। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। इस पेज पे है बच्चों कि इंडिया में अलग अलग सेक्टर्स में कितना परसेंट एफडीआई की लिमिट है। मतलब ये कि जैसे एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, क्वेरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिफेंस है, क्या इसमें कोई भी आकर के इन्वेस्ट कर सकता है? बाहर की कंट्री, क्या कोई भी आदमी, कोई भी इन्वेस्टर्स क्या इसमें इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं। सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी के थ्रू, स्ट्रैटेजिक या फिर डिफेंस या फिर सिक्योरिटी रीजन से अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग परसेंटेज ऑफ द एफडीआई निर्धारित कर रखा है कि जैसे डिफेंस में 100%, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। उसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे थोड़ा देख ले जाए बच्चों कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री में 100% एफडीआई अलाउड है बच्चों। प्लांटेशन में 100% अलाउड है। इसको याद करना है बच्चों क्योंकि क्वेश्चंस कई बार इससे पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन में 100% अलाउड है, देख सकते हैं आप लोग। माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन में 100% अलाउड है। माइनिंग कोल में भी 100%, माइनिंग आप देख सकते हैं बच्चों। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में 100% ऑटोमेटिक रूट से। अब ऑटोमेटिक रूट क्या है और गवर्नमेंट के रूट क्या है वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, यहाँ या इसके पहले मैं बता चुका हूँ कई बार, उसको देखिएगा आप। ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में 49%। यहाँ देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यहाँ थोड़ा सा ध्यान समझने की बात है। एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ मतलब ऑयल को डिग करके निकालने में आपको 100%, आप यदि आप उस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बना रहे हैं ONGC टाइप, तो उसमें 100% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में देखिए, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग विदाउट एनी डिसइन्वेस्टमेंट और डिसोल्यूशन ऑफ डोमेस्टिक इक्विटी इन द एग्जिस्टिंग PSU इज 49%। यानी यदि रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स हैं आपके, मतलब आप भारत सरकार की किसी रिफाइनरी, पेट्रोलियम के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में या कंपनी है, वहाँ पे आपको 49% का अलाउड है बच्चों। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, जिस तरीके से मैंने बोला अभी कि आपको बम, बंदूक, गोली बारूद ये सब बनाना है, तो वहाँ पे आपको 100%
100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से 49% एंड अबव उसके बाद 49% गवर्नमेंट रूट के थ्रू अलाउड है बच्चों। ये नोट्स मैं आप लोगों को, ये नोट्स जो मैंने बनाया है वो तो आप लोगों को दे ही दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ब्रॉडकास्टिंग में 100% है बच्चों, बाहर की कंपनी 100% अलाउड है। केबल नेटवर्क के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग में 100% ऑटोमेटिक रूट से। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस इसमें 49%, मतलब कंटेंट सर्विस। ये देखिए, टेरिटोरियल ब्रॉडकास्टिंग, एफएम रेडियो, अपलिंकिंग ऑफ न्यूज एंड करंट अफेयर्स, ये ओनली एंड ओनली 49%, ठीक है। अपलिंकिंग ऑफ नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स, यहाँ पे आपको 100% अलाउड है, ठीक है। प्रिंट मीडिया में, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में ओनली 26%। पब्लिशिंग, प्रिंटिंग ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैगजीन्स, इसमें 100%, ठीक है। सिविल एविएशन में 100% है बच्चों। पब्लिकेशन ऑफ फैक्सिमाइल एडिशन ऑफ द फॉरेन न्यूज़पेपर 100%, ठीक है। सिविल एविएशन अगेन 100%। ये आपको याद रखने बच्चों, ये आपके प्री में इससे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आपको बताता सिविल एविएशन में 100%, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप में भी 100% है, इंडस्ट्रियल पार्क में 100%, सैटेलाइट में 100%, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 74% एंड टेलीकॉम सर्विसेज 100%, देख सकते हैं आप लोग। एंड कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग 100%, ई कॉमर्स एक्टिविटी 100%, सिंगल ब्रांड रिटेल ब्रांडिंग 100%, मल्टी ब्रांड में 51% एंड ड्यूटी फ्री शॉप 100%। इतनी आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि चूँकि ये प्री से क्वेश्चन इसमें आते हैं कि सिविल एविएशन में कितने % का फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ देखनी है बच्चों। यहाँ देखिए आप, रेलवे में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आप लाइन बिछाते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे के लिए बनाते हैं, तो वो 100% ऑटोमेटिक रूट से अवेलेबल है। एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 100%, बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर 74%। यदि प्राइवेट में कोई बैंक आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें 74% होगा। बैंकिंग पब्लिक सेक्टर में यदि आप गवर्नमेंट के बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बाहर की कंपनी है, कोई बाहर की कंट्री है, बाहर का इन्वेस्टर्स हैं और वो सरकार की किसी बैंक में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे ओनली 20%, ठीक है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में 100% बाहर की कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीआई अलाउड है बच्चों। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन द सिक्योरिटी मार्केट 74%, इंश्योरेंस मार्केट में 49%, पेंशन सेक्टर में 49%, पावर एक्सचेंज में 49%, वाइट लेवल एटीएम ऑपरेशन 100%, फाइनेंशियल सर्विस में 100%, फार्मास्यूटिकल में 100%, दवाई की फैक्ट्रियों में लगाने इन्वेस्टमेंट करने में 100%, फार्मास्यूटिकल ब्राउन फील्ड में 100%, ठीक है बच्चों। एंड फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया में 100%, ठीक है बच्चों। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही बैन है, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां हो ही नहीं सकता, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वो है आपके पास लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस। इसमें कुछ नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलाउड नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार्स, चेरूट्स, इस तरीके की चीज़ें में बिल्कुल बैन है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं बच्चों कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में जब कोई भी इन्वेस्टर्स किसी दूसरे कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है, यानी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, तो उसे आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वहाँ पे जब वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो
किस कंपनी के शेयर खरीदता है, उस कंपनी के मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, वो मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले रही है, उससे उसका कुछ मतलब नहीं है। यदि वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका डिविडेंड उसको मिलेगा, यही वो उसका इंटरेस्ट यही होता है। कंपनी क्या कर रही है इसका कुछ मतलब नहीं है उसको। ठीक है बच्चों, तो इसे आप फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिए। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए हैं बच्चों सेबी के द्वारा। चेंजेस मेड इन सेबी रेगुलेशन, देख सकते हैं बच्चों, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग। टू फैसिलिटेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, सेबी रेगुलेशन 1995 was amended in 1996-97। 95 में बना और उसको अमेंड किया गया, और क्या चेंजेस लाए गए हैं आप यहां देख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, NRIs, OCB can now each invest up to 10% of a company's equity subject to the total investment of 24%। कहने का मतलब ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कोई नॉन रेजिडेंस इंडियन, किसी भी ईच में आप देख सकते हैं कि नाउ ईच इन्वेस्ट अप टू 10% ऑफ द कंपनी। जैसे इंडिया का रिलायंस जो है या कोई भी कंपनी है, उसका टोटल का 10% ही वो इन्वेस्ट कर सकता है, और टोटल मिला करके 24%, उससे ज़्यादा FII में इन्वेस्ट नहीं हो सकता है। FII इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देखिए आगे, अंडर द सेबी अप्रूवल FII आर अलाउड टू इन्वेस्ट 100% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन द डेट सिक्योरिटी। डेट सिक्योरिटी पता है बच्चों आप लोगों को क्या होता है? डेट सिक्योरिटी मतलब ये जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मेरे पास दो तरीके हैं, 2 या 3 या 4 तरीके हैं। जैसे कि मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसमें मुझे या तो एक तो मेरी सेविंग हो जाएगी, दूसरा मैं बैंक से लोन लूँगा जिसका आप मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तीसरा मैं अपने ऐसा डेट फंड इशू होता है कि कंपनी के प्रॉफिट या ना प्रॉफिट से आपको कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी प्रॉफिट कितना कमाती है नहीं कमाती है उसका कुछ मतलब नहीं है, आपको इतना % इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, उससे आप डेट फंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उससे आप डेट सिक्योरिटी कहते हैं। और इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चाहे तो 100% इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें वो चाहे तो 100% इन्वेस्ट कर सकता है बच्चों। आगे देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा ये भी देखिए, इंडाउमेंट, यूनिवर्सिटीज फंड, डोनेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सोसाइटी रजिस्टर्ड विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी in the country and with track record of 5 years are allowed to be FII under SEBI। अब ऐसा नहीं है कि जिसको मन करे वही FII बन के आपका शेयर खरीद ले। कुछ उन्होंने कैटेगराइज किया है कि कौन कौन से लोग FII बन सकते हैं, उसमें ये नाम है बच्चों। अब FII का एडवांटेज क्या है बच्चों, बता सकते हैं आप लोग? इसका एडवांटेज देखिए, इंक्रीज इक्विटी कैपिटल, कि आपके स्टॉक मार्केट में कैपिटल बढ़ता है। ठीक है बच्चों, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोमोटर है कंपनी के, उनके पास फंड आ जाता है। जैसे क्या होता है कि मान लो कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे पास फंड नहीं है, तो मैं स्टॉक मार्केट से पैसा ला सकता हूँ, मतलब अपने शेयर्स हमने फ्लोट कर दिए और वहाँ से पैसे ला सकता हूँ मैं। तो उस केस में FII हमारे किसी फंड में इन्वेस्ट करती है तो जो कंपनी के प्रोमोटर हैं उनको फंड मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, इन देयर एसेट स्ट्रक्चर FII प्रेफर इक्विटी डेट। ठीक है, इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ सिक्योरिटी कैपिटल हेल्प टू इम्प्रूव द कैपिटल स्ट्रक्चर, अभी बताया मैंने आप लोग। अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इनोवेशन, इस तरीके से बहुत सारे एडवांटेज हैं FII के बच्चों। ठीक है, और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ है नहीं। लिमिटेशन ऑफ FII, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, इसमें कुछ वो नहीं है बच्चों।
ठीक है। और अदर टाइप ऑफ द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपके पास बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं कि कमर्शियल लोन है बच्चों, ऑफिशियल फ्लो है, अदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों। सो बच्चों इस क्लास में इतना ही बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।